आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आप सभी कैसे हैं? तो आज हम आपका चैप्टर लेके चलेंगे अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा क्या है, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको अभिप्रेरणा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं CDP में, तो इनको आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि अभिप्रेरणा क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, आखिर ये होता क्या है। तो देख लेते हैं कि अभिप्रेरणा अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन का हिंदी पर्याय है, ठीक है, जिसका अर्थ प्रोत्साहन होता है। अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है आपका? प्रोत्साहन होता है। और मोटिवेशन लैटिन भाषा के मोटम, यहाँ पे देखिएगा मोटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? मोशन है। जिसका अर्थ क्या है आपका? मोशन है। अतः कार्य को गति प्रदान करना ही क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है। कार्य को गति प्रदान करना ही अभिप्रेरणा है। यही क्या है? अभिप्रेरणा का क्या हमारा अर्थ है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या पढ़ना है कि अभिप्रेरणा अंग्रेजी शब्द क्या है? मोटिवेशन है। और ये क्या है? मोटिवेशन क्या है हमारा? हिंदी का क्या है? पर्याय है। और इसका जो अर्थ होता है वो प्रोत्साहन होता है। अभिप्रेरणा का अर्थ जो होता है वो प्रोत्साहन होता है। और मोटिवेशन जो हमारा मतलब अभिप्रेरणा है, इसका जो लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा में इसे हम क्या कहते हैं? मोटम कहते हैं। लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? मोटम कहते हैं। और ये किससे? मोटम शब्द से मिलकर बना, मोटम से बना शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? मोशन। जिसका अर्थ क्या होता है? मोशन होता है। तो हम अभिप्रेरणा के बारे में जान लिए कि क्या है। तो ये हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। देखिए यहाँ पे कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो बताते हैं कि अभिप्रेरणा के बारे में कुछ अपना तथ्य देते हैं कि है क्या। तो देखते हैं मोशन, गति। अतः कार्य को गति प्रदान करना ही क्या है? अभिप्रेरणा है। मतलब आप किसी कार्य को कर रहे हैं या किसी कार्य को गति दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? अभिप्रेरणा का क्या है? यही क्या है? अभिप्रेरणा का अर्थ है। मनोवैज्ञानिक क्रेच, ठीक है, यहाँ पे एक मनोवैज्ञानिक हमारे आते हैं क्रेच तथा क्रेचफील्ड। इन लोगों के अनुसार क्या है? प्रेरणा हमारा क्यों का उत्तर देती है, ठीक है। जो हमारा अभिप्रेरणा है वो किसका उत्तर देती है? क्यों का देती है। तो देखिए जैसे कि हम किसी से क्यों प्यार करते हैं, हम किसी से घृणा क्यों करते हैं, तारे दिन में क्यों दिखाई देते हैं, आप हमें क्यों मारते हैं, आप क्यों सोते हैं। जब वहाँ पे क्यों शब्द लग गया तो मतलब वो हमारा क्या है? अभिप्रेरणा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट है कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात क्रिया है। किसी भी क्रिया के पीछे एक बल कार्य करता है। आप कोई भी क्रिया करेंगे उसके पीछे क्या होता है? एक बल कार्य करेगा, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं तो उसमें भी आपको एक बल कार्य करेगा। अगर आप चल रहे हैं तो भी क्या करेगा? एक बल कार्य करेगा। तो यहाँ पे यही दिया गया है कि कोई भी क्रिया हो उसके पीछे एक बल क्या करता है? कार्य करता है, जिसे हम प्रेरक बल कहते हैं, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं? प्रेरक बल कहते हैं। देखिए जिसे हम प्रेरक बल कहते हैं, उसी प्रकार शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया में कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है। मतलब जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उस प्रक्रिया में जो बल हमारा कार्य करेगा वही हमारा क्या कहलाएगा? अभिप्रेरणा कहलाएगा। अब देखते हैं प्रेरकों का वर्गीकरण आके हम देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स। तो ये देखते हैं, देखिए ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला क्या है? आंतरिक अभिप्रेरक। दूसरा क्या है? बाह्य अभिप्रेरक। देख लेते हैं हम आंतरिक अभिप्रेरक हमारा क्या होता है, बाह्य अभिप्रेरक क्या होता है, जिन्हें हम व्यक्तिगत या जैविक, प्राथमिक, जन्मजात अभिप्रेरक आदि भी कहते हैं। ये आंतरिक प्रेरक का क्या है? ये दूसरा नाम है, ठीक है। व्यक्तिगत, जैविक, प्राथमिक, जन्मजात अभिप्रेरक, ये क्या है? इनके आंतरिक अभिप्रेरक के क्या है? दूसरा नाम है। आंतरिक अभिप्रेरक क्या क्या है हम उसे देख लेते हैं। भूख लगना, प्यास, आराम, नींद, प्यार, क्रोध, सेक्स, मलमूत्र त्याग करना आदि, ये क्या हमारे आंतरिक अभिप्रेरक है, ठीक है। अब हम देखते हैं बाह्य अभिप्रेरक क्या होते हैं। देखिए आपको आंतरिक अभिप्रेरक और बाह्य अभिप्रेरक याद करके रखने हैं, आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। हम आइए देखते हैं बाह्य अभिप्रेरक क्या हमारा, जिन्हें हम सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, द्वितीयक, अर्जित अभिप्रेरक कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है आप देख लेते हैं। बाह्य अभिप्रेरक का दूसरा नाम आप देखिएगा यहाँ पे क्या है कि सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, द्वितीयक, अर्जित, इसके क्या है? द्वितीय नाम है, मतलब दूसरे नाम है, ठीक है। अब ये देखिए बाह्य अभिप्रेरक क्या होता है। बाह्य अभिप्रेरक में हमारा क्या क्या आता है? सुरक्षा आता है,
प्रदर्शन आता है, जिज्ञासा आता है, सामाजिकता आता है, ज्ञान आता है। मतलब जो प्रेरणा हमें बाहर से मिले वो बाह्य प्रेरक है, और जो अंदर से होता है वो क्या होता है, वो आंतरिक होता है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर कि जो हमारा बाह्य प्रेरक है, इसमें देखिए प्रेरक क्या है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, प्रेरक में 3 दिया है आपको कि प्रेरक आवश्यकता प्लस चालक प्लस प्रोत्साहन। तो यहाँ पे हम देखेंगे आवश्यकता क्या है हमारा प्रेरक में, चालक क्या है और प्रोत्साहन क्या है। मतलब प्रेरक में हमें ये 3 चीज़ें चाहिए रहती हैं, आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या है आवश्यकता। आवश्यकता क्या है आपका कि हमारे शरीर में कोई ज़रूरत या अभाव है जिसके उत्पन्न होने पर हमारे शरीर असंतुलन या तनाव महसूस करते हैं। जैसे भूख लगने पर खाने की आवश्यकता, बीमार पड़ने पर दवा की आवश्यकता, ठीक है, अकेले रहने पर साथी की आवश्यकता, थक जाने पर आराम की आवश्यकता। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो आवश्यकता होती है, नीड होती है हमारी, तो हमारे शरीर में कोई अगर ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कोई ज़रूरत पड़े या मतलब किसी चीज़ का हमें अभाव लगे, तो जिसके उत्पन्न होने से क्या करता है हमारा शरीर क्या करता है, असंतुलन हो जाता है, या हम क्या करते हैं तनाव में चले जाते हैं। अगर हमारे शरीर को कोई चीज़ें चाहिए, अगर वो चीज़ें क्या है कि आपको नहीं मिल पा रही हैं, तो आपका शरीर असंतुलित हो जाएगा या क्या होगा, तनाव चला जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल, अगर आपको भूख लगी है और आपको खाना न दिया जाए तो आप क्या होंगे, तनाव में चले जाएंगे, आप असंतुलित हो जाएंगे, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगेगा। अगर आप बीमार पड़े, आपको दवा न दी जाए तो भी आप तनाव में चले जाएंगे, आपका शरीर क्या होगा, असंतुलन हो जाएगा। अगर अकेले रहने पे साथी की आवश्यकता, मतलब अगर आप अकेले रह रहे हैं, कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, तो भी आप क्या करेंगे, तनाव में चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थक जाने पर आराम की आवश्यकता। अगर आप थक गए हैं, आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो भी आप तनाव में चले जाएंगे, आपका शरीर असंतुलित हो जाएगा और आप क्या होंगे, बीमार पड़ जाएंगे। तो हमारी ये आवश्यकता है। दूसरा हम देखते हैं चालक हमारा क्या है। देखिए, अभिप्रेरणा में इन 3 चीज़ों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, किसका किसका, आवश्यकता का, चालक का और प्रोत्साहन का। तो चलिए देखते हैं, आवश्यकता प्राणी की वहाँ आंतरिक अवस्था है। आवश्यकता के बारे में कुछ देख लेते हैं हम कि आवश्यकता प्राणी की वह आंतरिक अवस्था है जो किसी उद्दीपन हो अथवा लक्ष्य के संबंध में जीव का क्षेत्र संगठित करती है और उनकी प्राप्ति हेतु क्रिया उत्पन्न करती है। मतलब ये क्या कहा है कि आवश्यकता क्या है, हमारा आंतरिक अवस्था है। मतलब भूख लगना क्या है, हमारा आंतरिक अवस्था है। ठीक है, और बीमार होना ये भी आंतरिक ही है। तो ये कहा गया कि जो आवश्यकता है वो हमारा क्या है, आंतरिक अवस्था है। अब देख लेते हैं चालक। चालक क्या हमारा, जो हमारा चालक है वो अंतर्नोद, प्रणोदन, मतलब कि चालक के ये 3 नाम है, 3 नाम से हम कह सकते हैं। और अब ध्यान दीजिएगा कि चालक क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, तो ये आपका अंतर्नोद पूछता है और प्रणोदन। ठीक है, वहाँ पे चालक नहीं देगा क्योंकि वो जानता है कि चालक सबको पता है, अगर अंतर्नोद देंगे तो बच्चों को पता नहीं चलेगा। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा है कि प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ एक चालक होता है। देखिए, आवश्यकता हमारी क्या है, भूख है। ठीक है, भूख है, प्यास है, तो इससे एक सेकेंड, इससे जुड़ा हुआ क्या होता है, एक चालक जरूर होता है। इसी आवश्यकता से जुड़ा हुआ क्या होता है, हमारा चालक होता है। जैसे खाना खाने की आवश्यकता से क्या है, भूख हमारा जुड़ा है। ठीक है, ये आवश्यकता क्या है, खाना खाने की आवश्यकता है, और भूख हमारा क्या है, चालक है। तो आवश्यकता से जुड़ा हुआ एक चालक होता है। मतलब ये हमारा खाना खाना आवश्यकता है, भूख हमारा क्या है, चालक है। पानी पीना हमारी आवश्यकता है, प्यास हमारी क्या है, चालक है। ठीक है, जब तक चालक शांत नहीं हो जाता तब तक हम क्या करते हैं, तनाव में रहते हैं। किस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, क्योंकि जब तक चालक शांत नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे, तनाव में रहेंगे। चालक हमारा क्या है, भूख है, जब तक भूख शांत नहीं रहेगी तब तक हम तनाव में रहेंगे। प्यास शांत नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे, तनाव में रहेंगे। इसीलिए क्या क्या कहा गया है कि हर आवश्यकता के साथ क्या एक चालक क्या होता है, जुड़ा रहता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, उद्दीपन क्या होता है। तो ये हम देखते हैं उद्दीपन क्या है। देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पूछती हैं तो आपको पता नहीं होता है कि चालक क्या होता है, उद्दीपन क्या होता है, नीड क्या होता है। तो ये अगर आपको पता रहेगा कि नीड क्या है तो क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो देखते हैं उद्दीपन। उद्दीपन को हम प्रोत्साहन भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, प्रोत्साहन वातावरण में उपस्थित तत्व है जो हमारे चालक को शांत कर देता है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे चालक को क्या करता है, शांत कर देता है। जैसे प्यास लगने पर जीव तालाब, झरना, नदी, नाले का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। ठीक है, तो ये क्या है, उद्दीपन है।
उद्दीपन वह वस्तु, परिस्थितियाँ अथवा प्रक्रिया है जो व्यवहार को उत्तेजना प्रदान करती है, उसे जारी रखती है तथा उसे दिशा देती है। ठीक है, उद्दीपन क्या है, उससे क्या करती है, जारी रखती है और उसे दिशा देती है। ये हमारा क्या है, उद्दीपन है। एग्जाम्पल में आप ये देख सकते हैं कि अगर प्यास लगी है तो जीव क्या करता है, तालाब, झरना, नदी, नाले का पानी पीकर अपनी क्या करता है, प्यास को बुझाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिएगा कि प्रोत्साहन वातावरण में उपस्थित क्या है, तत्व है। ये कहाँ उपस्थित तत्व है, वातावरण में उपस्थित तत्व है, जो हमारे चालक को क्या करता है, शांत करता है। जैसे कि चालक हमारा क्या है, प्यास हो गया, तो प्यास को कौन शांत करेगा, प्यास लगने पर क्या करेगा, कोई जीव कहाँ जाएगा, तालाब या झरना के पास जाएगा पानी पीने। तो तालाब या झरना हमारा क्या करेगा, प्यास को शांत करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, उद्दीपक हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा इसी में क्या है। वास्तव में चालक एवं उद्दीपन में घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, चालक और उद्दीपन में क्या है, घनिष्ठ संबंध है। चालक हमारा जैसे प्यास हो गया, प्यास को बुझाना हमारा क्या हो गया, नदी तालाब हो गए, ये हमारे उद्दीपन हो गए। तो इसमें क्या हमारा घनिष्ठ संबंध है। आवश्यकता चालकों को जन्म देती है, और जो हमारी आवश्यकता होती है वो किसे जन्म देती है, चालक को। जैसे अगर पानी पीने की आवश्यकता है, पानी पीने की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, प्यास को जन्म देगा, ये क्या हमारा हो जाएगा, चालक हो जाएगा। फिर चालक क्या करेगा कि तालाब से पानी पिएगा, तो ये हमारा हो जाएगा उद्दीपन। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है कि चालक एक तनावपूर्ण स्थिति है। चालक क्या हमारा, तनावपूर्ण स्थिति है। प्यास लगना मतलब आपको एक तनावपूर्ण स्थिति है। अगर आपको प्यास लग रही है, भूख लग रही है, तो ये क्या है, तनावपूर्ण स्थिति है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि चालक है, तनावपूर्ण स्थिति है या नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चालक क्या आपका तनावपूर्ण स्थिति है तथा व्यवहार को एक निश्चित दिशा और रूप प्रदान करती है। और व्यवहार को क्या करती है, एक निश्चित दिशा में लेके जाती है और रूप को क्या, रूप प्रदान करती है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, उद्दीपन द्वारा आवश्यकता की पूर्ति होती है। ठीक है, उद्दीपन, जैसे हम तालाब के पास गए पानी पीने के लिए, तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो गई, हम पानी पी लिए। आवश्यकता की पूर्ति होने के पश्चात चालक समाप्त हो जाता है। चालक क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन आपको यहीं से पूछता है। ठीक है, यही आप 2-4 लाइन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आपको पूछ सकता है कि चालक क्या है, एक तनावपूर्ण होता स्थिति है। ठीक है, चालक एक निश्चित दिशा और रूप प्रदान करती है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। उद्दीपन द्वारा आवश्यकता की क्या होती है, पूर्ति होती है। उद्दीपन हमारा क्या था, तालाब था, झरना था, प्यास लगी है तो तालाब झरने में क्या करेंगे, पानी पिएंगे, तो आवश्यकता की क्या की, हमारे पूर्ति की। ठीक है, प्यास लगना हमारा क्या है, आवश्यकता है, और प्यास क्या हमारा चालक है, और उसकी पूर्ति क्या है आपकी, तालाब और झरना। आवश्यकता की पूर्ति होने के पश्चात चालक क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, जब आवश्यकता की पूर्ति होगी तो चालक क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। अब आइए देखते हैं थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरक कितने प्रकार का होता है। तो थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वाभाविक, दूसरा है कृत्रिम। पहला क्या है, स्वाभाविक है, दूसरा क्या है आपका, कृत्रिम है। अब यहाँ पे देखते हैं मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। यहाँ देखिए अलग अलग मनोवैज्ञानिक है जिनके अनुसार हम अभिप्रेरक को देखते हैं कितने प्रकार के हैं। आपको पूछ सकता है कि थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरक कितने प्रकार का है, 2 है, स्वाभाविक और कृत्रिम। मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जन्मजात और अर्जित। अब देखते हैं तीसरे मनोवैज्ञानिक जो हमारे हैं, गैरेट के अनुसार अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, इनके अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और जैविक, ये किसके अनुसार है, गैरेट के अनुसार है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, अभिप्रेरणा के प्रकार, टाइप ऑफ मोटिवेशन। तो चलिए देखते हैं, इसके 2 प्रकार है, आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या, हम इसे देख लेते हैं। जब व्यक्ति स्वयं से प्रेरित होकर कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं हम, यांत्रिक अभिप्रेरणा या सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। और बाह्य अभिप्रेरणा क्या है हमारा, बाह्य अभिप्रेरणा चलिए देख लेते हैं कि जब व्यक्ति स्वयं से प्रेरित ना होकर किसी बाहर के व्यक्ति के द्वारा प्रेरित करने पर कार्य करता है तो उसे हम बाह्य अभिप्रेरणा या क्या कहते हैं, नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। देखिए जो आंतरिक होता है वो क्या होता है, सकारात्मक होता है, और जो बाह्य होता है वो क्या होता है आपका, नकारात्मक होता है। आपको बस इतना याद रखना है। तो चलिए
बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको ये पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो हमें कमेंट करिएगा कि हम बोर्ड पर क्लास लाएं। अगर आपको बोर्ड की क्लासेस अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम बोर्ड से पढ़ाएंगे। अगर ऐसे क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप हमें ऐसे कमेंट करके बताइएगा, हम इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सभी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो की PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा मेरे, और हमने नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, तो आप जाइएगा, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा।